बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ पर प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। आज चांद नज़र आ गया और रमज़ान है। कल तमाम पाकिस्तानी कौम को और तमाम दुनिया के मुसलमानों को रमज़ान की मुबारक हो। कल पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मूव है उस पर वोटिंग भी हो रही है कौमी असम्बली में। इसके अलावा पंजाब असम्बली में कर नए कायदे अवान का भी जो है चुनाव किया जा रहा है। इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आज अब से थोड़ी देर कबल वज़ीर आज़म ने एक अवामी कॉल सुनी है और उसमें उन्होंने एक बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका पर कि अपोजिशन ने अमेरिका के साथ मिलकर या अमेरिका ने अपोजिशन के साथ मिलकर उनके ख़िलाफ़ साजिश की है और ये नो कॉन्फिडेंस मूव एक साजिश का नतीजा है। इसके साथ साथ आज फवाद चौधरी को वज़ारत कानून का चार्ज दिया गया है और उन्होंने पहला जो काम किया है, उन्होंने ये जो इसको मुबैना साजिश कह रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एक कमीशन बनाने का ऐलान किया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने आज मज़ीद भी ऐलानात किए हैं। एक राइटर्स को उन्होंने अब से कुछ देर कबल एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है उन्होंने कि वो कल जो वोटिंग के नताइज हैं उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे और उन्होंने उसकी वजह भी बताई है कि ये जो पूरा प्रोसेस है डिसक्रेडिट हो चुका है। इससे वाज़े तौर पर जो हुकूमत के जो इक़दामात हैं जिनको ट्रम्प कार्ड कह रहे हैं वो सामने नज़र आते हैं। आज आर्मी चीफ़ ने भी एक ख़िताब किया है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग के हवाले से कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की हैं, यूक्रेन के हवाले से, रशिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से, अमेरिका, चीन और दीगर ममालिक के हवाले से। उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं आमिर वसीम साहब हैं, डॉन के यहाँ पर ब्यूरो चीफ़ हैं। इसके साथ जनरल एजाज अवान साहब भी हमारे साथ होंगे। अनवर इकबाल वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन के लिए काम करते हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। आपने सुना जो राइटर को कहा या जो पहले वो कहते रहे हैं और आज उन्होंने कॉल भी दी है कल के एहतजाज की मुल्क भर में नौजवानों के लिए। ये ज़रूर कहा है कि पुरअमन एहतजाज हो। तो कैसे देखते हैं, क्या स्ट्रेटजी है क्या हुकूमत की और कल क्या होने वाला है और हमारा आइन और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस सूरत हाल में? देखें, आज का जो वज़ीर आज़म की खिताब है, तो खिताब ही कहूँगा, ज़ाहिर है क्योंकि वो मीडिया पर आकर उन्होंने बात की है और उन्होंने जो एक एहतजाज की कॉल दी है, तो मेरा ख्याल है जो उन्होंने शुरू में, आपको याद होगा, एक कॉल दी थी कि हम 10 लाख लोग लेकर आएंगे और उसके बाद उनको नहीं यहाँ से हम गुजरने देंगे मेम्बरान को। तो ये उसी की एक कड़ी मुझे नज़र आ रही है लोगों को। उन्होंने जो कॉल दी है, एक वज़ीर आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म जो है वो इस तरह से अगर एहतजाज की कॉल दे अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, तो इससे ज़ाहिर है मुल्क में एक अफरा तफरी, ज़ाहिर है अपोजिशन की भी कारकुनान है, तो अगर ये सड़कों पर आएंगे, कल वैसे ही एक ज़रा सा चार्ज्ड एटमॉस्फेयर होगा पूरे मुल्क के अंदर, तो अगर ये एहतजाज होगा तो इसमें यकीनन वायलेंस का एक खदशा ज़रूर मौजूद है। ये नहीं कि सिर्फ रेड जोन के अंदर होगा, आप पूरे मुल्क में कॉल दे रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा नामुनासिब है। जब पार्लियामेंट के अंदर एक मोशन आई, एक पार्लियामेंट्री टूल इस्तेमाल हुआ है, तो उसका मुकाबला पार्लियामेंट्री ज़रिए से आपको करना चाहिए। और जो मुझे मालूम हुआ है, आज एक और डेवलपमेंट की शायद गालिबन वज़ीर आज़म साहब ने अपने मेम्बरान को ये हिदायत दी है कि वो कल के इजलास में शरीक हों। तो ये भी मैं समझता हूँ एक यू टर्न है और पॉजिटिव यू टर्न है, बिकॉज इससे पहले जब वो अपने मेम्बरान को रोक रहे थे तो वो मैं समझता हूँ कि गैर जमहूरी एक अमल था। आप किसी को रोके किसी प्रोसेस से, बेशक आप एब्सटेन रहें लेकिन हाउस के अंदर ज़रूर आना चाहिए। तो जो ये कहते हैं कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा और मुकाबला करूंगा, तो अगर ये अपने मेम्बरान को आने ही नहीं देते तो वो इसकी नफ़ी करता, क्योंकि अगर खिलाड़ी मैदान में ही नहीं आएगा तो मुकाबला क्या करेगा। तो लिहाजा अगर कल ये आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसकी तस्दीक मेरे ज़राए ने अभी तक नहीं की है, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स चल रही हैं कि उन्होंने कहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर मेम्बरान आते हैं। लेकिन देखना है कि मेम्बरान आके करेंगे क्या। और दूसरी बात है कि वज़ीर आज़म साहब खुद आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अगर कप्तान ना हो और वो आज ये भी ज़राए से खबर चलवाई गई है कि वो भी आएंगे, खुद भी आएंगे। और जो आज उन्होंने लीगल टीम से, लीगल एक्सपर्ट से जो राय ली है, उनकी राय के बाद ये फैसला किया गया है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कल तक जब 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास शुरू होना है तो उस वक्त तक ये फ़ैसला फिर तब्दील ना हो जाए, लेकिन अभी तक यही फ़ैसला है कि कल इनके अरकान भी आएंगे और वज़ीर आज़म भी आएंगे। मैं इसको मस्बत तौर पे देखता हूँ वज़ीर आज़म की तरफ से कि अगर ऐवान में मेम्बरान आ रहे हैं, वो ख़ुद भी आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट ही राइट फोरम है जहाँ पर मुकाबला होना चाहिए। और अपोजिशन ने जो अभी तक की जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, अगर आपको याद हो सनाउल्लाह, मैं आपके प्रोग्राम में आया था जब ये सारी मूव चल रही थी, और मैंने यहीं बैठ के कहा था कि पहले मेरा ख्याल है कि ये स्पीकर के खिलाफ लाएंगे, और मैंने ये कहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये उसी वक्त लाएंगे जब ये 110% श्योर होंगे कि वो जीतेंगे, क्योंकि इस मौके पर हारना जो है अपोजिशन के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो अब अपोजिशन ने जो लाए हैं नो कॉन्फिडेंस, और जिस तरह उन्होंने अलाइस को अपने साथ किया है और अपने नंबर उन्होंने परसों शो किए हैं असम्बली के अंदर, तो ये एक उनकी अच्छी हिकमत अमली और अच्छी एक स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है।
और नंबर्स बज़ाहिर तो इस वक्त अपोजिशन के पास हमें नज़र आ रहे हैं, 177 और 164 जो इस वक्त नंबर हैं पार्टी पोजीशंस हैं, और जो अलाइज अब तक अनाउंसमेंट्स कर चुके हैं उसके हवाले से। ठीक है, जनरल रिटायर एजाज अवान साहब भी हैं, शुक्रिया सर। हमें सर आपने आज प्राइम मिनिस्टर का जो अवाम से कालों पर खिताब था वो भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है अमरीका पर कि अमरीका ने अपोजिशन के साथ मिलकर साजिश की है। और आज एक वफाकी वज़ीर है शीरी मज़ारी साहब का, उनका भी एक वीडियो बयान आया जिन्होंने उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, अमेरिका की वजाहत को उन्होंने मुस्तरद किया है और साथ कहा है अमेरिका ने जो वजाहत दी है वो बिल्कुल झूठ है, अमेरिका इस साजिश में मुलव्वस है। तो किस तरह देखते हैं ये सारी सूरत हाल को, जब पहले तो नाम नहीं लिया जा रहा था, बराह रास्त इल्ज़ामात प्राइम मिनिस्टर खुद लगा रहे हैं अमेरिका पर? देखिए, बात यह है कि पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम के लिए बुलाया, और मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को रमज़ान मुबारक। बात यह है कि ये उन्होंने अभी नाम ले दिया, ये तो बाकी तो सबको पता था, अमेरिका को भी पता था कि किस एम्बेसडर की बात हो रही है, उनके जो अंडर सेक्रेटरी था जो उनको मिला था उसकी किससे बात हुई है उनको ये भी पता था। फिर नोट टेकर्स ने जो नोट लिए, अब ये समरी या केबल जो हमारे एम्बेसडर ने अमेरिका से भिजवाई वो तो इनके पास पहुंच गई। अगर आज प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का नाम ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए तो ये न्यूज़ नहीं है, और जब उनके एम्बेसडर को या उनके जो इधर रिप्रेजेंटेटिव है उसको डिमार्च भी कर दी है तो फिर तो बात वाज़े हो गई ना, उसमें तो अब कोई नहीं है। लेकिन अमेरिका कब मानेगा कि मैं इन्वॉल्व हूँ, या इनके पास और क्या सबूत है कि चलो उन्होंने ये धमकी तो दी कि आपके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मूव नाकाम होती है तो फिर पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे, और अगर आपकी हुकूमत तब्दील हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अब अगर इस तरह का मैसेज है तो एक तो ये बड़ा पर्सन स्पेसिफिक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह की चीज़ों को और ये कहना कि हमारी अपोजिशन से उनके राब्ते हो गए और वो इन्वॉल्व हैं, इन सब चीज़ों को जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में या डिप्लोमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करें कि पैसे किसने भेजे, किसने वसूल किए, कहाँ आए, तो ये चीज़ें प्रूव करनी बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन उस जो एम्बेसडर का पोस्ट मीटिंग रिपोर्ट है उससे उन्होंने कुछ नताइज अख्ज़ किए जो बिल्कुल हवा में भी नहीं है, हवा से वो खारिज इम्कान भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ऐसी रिजीम चेंज पॉलिसीज़ अडॉप्ट तो करता रहता है। तो अब देखना ये है कि इसमें से निकलता क्या है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है हो तो अपने घर में रहा है ना, पार्लियामेंट के अंदर ही हो रहा है, और जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक हो रहा है। और अब अगर अपोजिशन की तमाम पार्टीज हम कहें कि ये किसी के कहने पर इकट्ठी हो गई हैं और आ गई हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो भी सकता है, और एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का एक इमेजिन कर लिया गया है, लेकिन इतना मुमकिन नहीं है कि वो सब पार्टियों को इकट्ठा कर सकें। तो द टाइम विल प्रूव, हिस्ट्री विल प्रूव कि हुआ क्या था, लेकिन लाइक 2 and 2 4 ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है। अच्छा जनरल साहब, आज वज़ीर आज़म ने कॉल भी दी है एहतजाज की और उसको जहाद करार दिया है, तो कैसे देख रहे हैं? कल एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम होने जा रहा है इस्लामाबाद में, तो सिक्योरिटी के हवाले से और हमारे इदारों का किस किस्म का रिएक्शन होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद बैठकर कॉल दे रहे हैं एहतजाज की और उसको जहाद करार दे रहे हैं, और नेकी और बदी से इसको वो तशबीह दे रहे हैं कि ये नेकी और बदी की लड़ाई है, तो हमारे इदारे कहाँ खड़े होंगे? और एक कमीशन बनाने का आज ऐलान कर दिया गया है कि मुबैना तौर पर ये जो साजिश है इसमें जो गद्दार हैं उनका तयन किया जाए, कमीशन बनाने का भी आज ऐलान किया गया है। किसने ऐलान किया है कि कमीशन बनेगा? ये आज नए वजीर कानून फवाद चौधरी, नहीं ये वजीर कानून नए बने आज फवाद चौधरी साहब, उन्होंने आज ऑफिस खुलवाया है छुट्टी के दिन, और वहाँ पर उन्होंने ये डायरेक्शन दिया कि हुकूमत कमीशन बनाने जा रही है इस मुबैना साजिश की तहकीकात के लिए। देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन अगर ये आउट गोइंग गवर्नमेंट या जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुका है और अब उसमें 12 घंटों से कम वक्त रह गया है या 14 घंटे रह गए हैं, तो उस वक्त ये कमीशन बनाने से बेहतर होता कि अगर हमारी कोई जुडिशरी सुओ मोटो नोटिस लेती, इसका स्टे जारी करती कि इसके ऊपर होल्ड कर दिया जाए, स्टे आ जाए, और स्टे आने के बाद पहले तहकीकात हों कि इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, कोई फॉरेन फंडेड
पॉलिटिकल कू तो नहीं है ये, यकीनन इसमें आर्मी तो इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई पॉलिटिकल कू है जो बाहर से किसी कुव्वत ने प्लान किया है। अगर इसकी तहकीकात करानी मकसूद होती तो एक तो तरीका था कि सुप्रीम कोर्ट वो ही ऐसा नोटिस ले सकती है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि कोई तीसरा अदारा बीच में मुलव्वस हो के इसकी तहकीकात कराता या इसको रोकता। तो वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जो चल रहा है। अब देखना ये है कि इसमें से निकलेगा क्या और क्या ये प्रोसेस रोका जा सकता है। अगर कल फसाद होता है, अगर कल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, तो फिर मेरे ख्याल में स्टेट इंस्टीट्यूशन जो अभी तक एपॉलिटिकल हैं, जो सियासत में मुदाखलत से अपने आप को हर कोशिश करके दूर रख रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर फसाद होता है, सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो फिर ना अदारे खामोश बैठ सकेंगे। एंड लेट मी से इट वेरी फ्रेंकली, ना एस्टेब्लिशमेंट एपॉलिटिकल ठहर सकेगी, न जुडिशरी लाअमल होके या इररेलेवेंट होके या आई वुड से इनडिफरेंट होके इन एनवायरनमेंट से दूर बैठ सकेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल मुल्क में तो सर नया अनार्की क्रिएट हो सकती है। पॉलिटिकल फोर्सेस को कोई मैसेज दिया गया है इस सूरत हाल को कंट्रोल रखने के लिए? क्योंकि ये तो किसी तरह भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा कि एक आईनी रिक्वायरमेंट के लिए इस किस्म की सूरत हाल बने कि प्राइम मिनिस्टर खुद एहतजाज की कॉल दे रहे हों। देखिए, मुझे इल्म नहीं है क्योंकि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहता नहीं हूँ। आई एम अ रिटायर्ड पर्सन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई पैगाम दिया गया या नहीं, इसकी वजाहत तो DG ISPR कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन की कोशिश की और उनके सामने कुछ ऑप्शन रखे गए, कुछ अपोजिशन के सामने, कि अकल के नाखून लें, अमन का काम करें और नए इलेक्शन की तरफ जाएं, या इस इलेक्शन या ये जो प्रोसेस है इसको स्मूथली होने दें, या रिज़ाइन करके तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि नए इंतखाबात की तरफ चले जाएं। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह कर दी है कि मैं रिज़ाइन हरगिज़ नहीं दूंगा। फिर वो अपना एक पॉपुलिस्ट है ना, प्राइम मिनिस्टर हैं जो इलेक्ट होकर आए हैं, वो अपने वोटर्स के पास गए हैं, वो उनके पास जाना चाहते हैं और अब उनको कॉल दे दी है। तो मेरे ख्याल में इवेंचुअली हालात उस तरफ जा रहे हैं कि अदारों को इंटरवीन करना पड़ेगा, जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ेगा, स्टेट मशीनरी एक्टिवेट होगी और फिर शायद नए इंतखाबात के अलावा और कोई ऑप्शन इस वक्त बची नहीं है। क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि उनकी पार्टी में इतनी डिफेक्शंस हो चुकी हैं कि अब वो इस तरीके से तो हुकूमत चला नहीं सकते। एलाइज उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। अब एलाइज की एब्सेंस में वो क्या हुकूमत चलाएंगे? तो अल्टीमेट जाना तो नए इंतखाबात की तरफ है। दूसरी तरफ वो पार्टियां सर जोड़ के बैठ गई हैं जो हमेशा से हैं और आइंदा भी एक दूसरे की हरीफ रहेंगी, हलीफ नहीं बन सकती। अभी भी जो लोकल बॉडीज इंतखाबात हो रहे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। कल उन्होंने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है। तो ये कितना अरसा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमाए इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप या बाकी जितनी जमातें हैं, ये कोई ऐसा नेशनल इत्तेहाद तो बना नहीं सकती कि आइंदा कोई भी नहीं होगा, मिल बांट के हुकूमत करेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी में यही एक बेहतर तरीका होगा कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात के लिए कोई माहौल बना लिया जाए, ताकि इमरान खान, जो मैं भी जाती तौर पर समझता हूँ, एक मिनट, जस्ट लास्ट पॉइंट, मैं भी जाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर लीडर ऑन इट्स ओन कोई भी नहीं है। लेकिन जब ये पॉपुलैरिटी ट्रांसलेट होगी सर, हमारे पास तो हो सकता है एक ब्रेक का सर वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। आमिर, आपने सुना जनरल साहब ने जो बातें की और बड़ी अपीलिंग है वो बातें ना, कि वो कह रहे हैं कि जिस किस्म की माहौल और सिचुएशन बन चुकी है इसमें नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसमें है कोई ऐसी हमारे पास गुंजाइश के, क्योंकि अदम एतमाद आने के बाद तो ना प्राइम मिनिस्टर असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, ना ही वो इंतखाबात का एक वो ज़रूर है कि इंटरव्यू में उन्होंने 3 ऑप्शंस की बात की है, उस पर भी हम बात तो करेंगे, लेकिन वो चीज़ें तो अब एक माहौल इस पोजीशन पर अपोजिशन आ गई थी कि उस पर लिए अब तैयार नहीं थी। तो किस तरह चलेगा? देखिए, जो 3 ऑप्शंस वाली बात चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि चौथी ऑप्शन के हो क्या सकती है। 3 ऑप्शन तो जनरल सी बात है, यही 3 ऑप्शन अवेलेबल, चौथी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और चौथी ऑप्शन अगर है तो बड़ी ख़तरनाक है, तो उस पर बात होनी भी नहीं चाहिए।
जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कल कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों सूरतों में मैं भी ये समझता हूँ कि अब हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो अलाइज अब दोबारा तो गवर्नमेंट के साथ शामिल होंगे नहीं, और इस तरह से जो मुश्किलात जो जिस मुश्किल मतलब इमरान खान के लिए इतना आसान नहीं होगा इवन कामयाब होने के बाद भी स्मूथली गवर्नमेंट को फंक्शन करना कल के बाद, अगर वो जीत जाते हैं तो। और दूसरी सूरत में अपोजिशन तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स करके इलेक्शन की तरफ जाना है, और इलेक्शन रिफॉर्म्स इसलिए ज़रूरी हैं कि जो पिछले दिनों आपको भी याद होगा जिन्होंने ईवीएम के हवाले से और दूसरे जो कानून बनाए हैं तो उनको ख़त्म करना है इन्होंने, उसको उसके हवाले से इनकी स्ट्रैटेजी तय हुई भी है। टाइम फ्रेम क्या है ये हमें नहीं पता कि अपोजिशन के जहन में क्या टाइम फ्रेम है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से, क्योंकि अभी डिलिमिटेशंस की बात भी हो रही है, नए सेंसस की बात हो रही है, एमक्यूएम के साथ जो माहिदा हुआ उसमें उन्होंने ये एग्री किया है कि सेंसस के बाद ही इलेक्शंस होंगे, तो फिर तो ये प्रोलॉन्ग हो सकता है मामला जो है। और अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो खान साहब जैसे कहते हैं कि मैं आराम से नहीं बैठूंगा, तो अगर वो अपोजिशन में आ जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, तो रमज़ान के बाद अगर वो फिर इस किस्म की कोई कॉल दे देते हैं जो 2014 के धरना और सारी, तो मतलब ये कि बड़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन होगी, कल के बाद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो बड़ी अनसर्टेन होंगी, और अल्लाह करे कि स्मूथली सारा प्रोसेस हो जाए, और ये जो हम 3 ऑप्शंस की बात कर रहे हैं इन्हीं 3 ऑप्शंस के अंदर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक जनरल साहब बात कर रहे थे, गुंजाइश है थी? नहीं, बिल्कुल है। इमरान खान साहब रिजाइन कर सकते थे, यानी पहले की बात कर रहे हैं, तो रिजाइन कर सकते थे, अभी भी सुबह से पहले वो रिजाइन कर सकते हैं, वोट से पहले कर सकते हैं, ही हैज द ऑप्शन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है अगर वो चाहें तो, जिस तरह पंजाब में हुआ, जिस तरह पंजाब में हुआ। और इसी तरह नए इलेक्शंस की तरफ तो जैसे मैंने कहा हमने जाना ही जाना है, तो इसमें तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं। और तीसरा उन्होंने ऑप्शन यही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करें, वो कर रहे हैं, तो तीनों ऑप्शंस जो हैं अभी भी तक अवेलेबल हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लाहौर में भी सूरत हाल नाजरीन बड़ी सियासी जो है गहमा गहमी है, और कल वहाँ पर भी नए कादे अवान का इंतखाब हो रहा है। बिलाल हमारे ब्यूरो चीफ हैं, मोहम्मद बिलाल बहुत शुक्रिया। बिलाल, अभी प्राइम मिनिस्टर का एक ट्वीट भी आया है थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने अपने तमाम MPAs और उनको खबरदार किया है कि वो कल परवेज़ इलाही को वोट दें, और जो नहीं देगा उसको फिर नाअहल करार दिया जाएगा। तो क्या सूरत हाल है क्या लाहौर में, और किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? अगर पेपर के ऊपर देखें ना तो नंबर्स तो ऑलरेडी PTI के काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि पंजाब असम्बली की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो यहाँ पर कुल सीट्स जो हैं वो 371 हैं। इनमें से जिसके पास 186 मेंबर्स होंगे CM उसका बन सकता है। तो अगर नंबर की बात की जाए तो PTI के तो खुद इस वक्त पंजाब असम्बली में 183 मेंबर्स हैं, 3 एक्स्ट्रा होंगे तो 186 पे CM बन जाता है। तो परवेज़ इलाही जो क्यू लीग के यहाँ पर हेड हैं और वो PTI के भी इस वक्त कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट जो हैं उन 10 जो उनके पास वोट्स हैं वो क्यू लीग के हैं, 183 जैसा कि मैंने आपको बताया PTI के हैं, तो वो ऑलरेडी वो नंबर क्रॉस कर जाते हैं रिक्वायर्ड नंबर से। लेकिन सूरत हाल अगर देखी जाए तो वो इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि PMLN अगरचे उसके अपने मेंबर्स की तादाद हाउस में 165 है, और उसको 7 पीपल्स पार्टी के और उसके बाद 2 से 3 इंडिपेंडेंट और 1 राय हक पार्टी के जो मेंबर हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। लेकिन जो तमाम बातचीत इस वक्त चल रही है वो बैकडोर राब्ते हैं कि किस तरह दूसरी पार्टी के रुकन को तोड़ा जाए और उसको अपनी तरफ जो है उसकी सपोर्ट हासिल की जा सके। तो ये सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त उरूज पर है। अब जो है आज हमजा शहबाज जो हैं उनके और परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। दोनों जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो भी इस वक्त जो PTI के उसके साथ साथ जो नून लीग के अंदर नाराज़ अरकान हैं उनसे मिल रहे हैं। हमजा शहबाज ने अलीम खान ग्रुप से मुलाकात की है, अलीम खान ने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। अलीम खान के पास तकरीबन 9 से 10 कैंडिडेट जो इस वक्त उनके मेंबर हैं MPAs वो अलीम खान के पास हैं, और जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उनके पास तकरीबन 14 इस वक्त जो है वो अरकान हैं। जहांगीर तरीन खान ने भी जो उनका ग्रुप है उन्होंने भी सपोर्ट जो है वो अपनी हमजा शहबाज के साथ अनाउंस कर दी है। तो बिलाल ये तो फिर आपको गेम वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि अगर वोटिंग होती है और उसमें ये अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप वोट देते हैं शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, तो फिर तो परवेज़ इलाही का जीतना मुश्किल नज़र आ रहा है। सनाउल्लाह साहब देखें बड़े ही क्लोज मार्जिन है दोनों साइड पे, क्योंकि ख़ुद PMLN के अंदर भी मुनर्रिफ अरकान हैं। आपको याद होगा जलील शर्कपुरी अंसारी थे, फैसल न्याजी थे, गयासुद्दीन थे, तो उनके अपने भी तकरीबन 5 रुकन अरकान ऐसे हैं जो PMLN के साथ नाराज़ हैं और वो ओपनली
उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो परवेज़ इलाही के हिमायत करेंगे, जो भी कैंडिडेट होगा पीटीआई का उसको वो सपोर्ट करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी पहले से ये कह रखा था। तो पीएमएलएन के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद पीएमएलएन के कैंडिडेट जो हमजा शहबाज हैं उनको शायद वोट ना करें। अब देखना यह है कि कल किस तरह मैनेज किया जाएगा परवेज़ इलाही की जानिब से भी और हमजा शहबाज की जानिब से भी। यहाँ पर जो सारी सूरत हाल आज हमने देखी, पंजाब असम्बली में आज नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह तो जमा हो चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की ये पूरी कोशिश है कि कल जिस तरह जब नेशनल असम्बली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो टेकअप होना है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उसके साथ साथ ही पैरेलल यहाँ पे प्रोसीडिंग की जाए और यहाँ पर वोटिंग का अमल मुकम्मल करा लिया जाए। किसी भी तरह से जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है इमरान खान के ख़िलाफ़ वो यहाँ पर असरअंदाज ना हो सके, क्योंकि अगर वहाँ पे इमरान खान साहब कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और अपोजिशन उनको वहाँ डिफीट कर देती है तो उसका इम्पेक्ट यहाँ पे भी आएगा। और परवेज़ इलाही साहब को ये बिल्कुल इस बात का इल्म है कि फिर उसका इम्पेक्ट यहाँ पे उन्हें भी भुगतना पड़ेगा और उनके भी कुछ लोग जो नाराज़ थे पीटीआई के साथ वो निकल जाएंगे, अगरचे अब तक उन्होंने परवेज़ इलाही के साथ कुछ कमिटमेंट्स कर रखी हैं। तो ये सारी कोशिश ये की जा रही है कि कल जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नेशनल असम्बली में हो रहा होगा तो उसके साथ साथ ही यहाँ पे ये तमाम एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली जाए। ठीक है बिलाल, नाज़रीन यहाँ एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम आर्मी चीफ ने जो आज सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब किया है, ख़ासकर यूक्रेन के हवाले से, रशिया के साथ, अमरीका के साथ, चीन के साथ और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात की है और इस पर हम जनरल साहब की राय भी लेंगे और आपको आर्मी चीफ ने जो बातें की हैं वो भी सुनाएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब किया है। आपको तो पहले सुनाते हैं कि उन्होंने बातें क्या की हैं, उसके बाद हम जनरल रिटायर एजाज अवान साहब से इस पर बात करेंगे और उनकी राय भी लेंगे। जी जनरल साहब, आपने सुना आर्मी चीफ क्या फरमा रहे थे और हमने भी ये सुना है, ये बैलेंस एक्ट नहीं लगता आपको जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और जो आर्मी चीफ कह रहे हैं? और बदकिस्मती से आज आर्मी चीफ के इस खिताब के बाद कुछ सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलाए गए जिनको हुकूमत ने जिसको डिसऑन भी किया और उसको रुकवाने की कोशिश भी की। जी सर। well, मुझे इस बात का तो नहीं पता कि हुकूमत ने किन ट्रेंड्स को रुकवाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं इतना ट्विटर को कम फॉलो करता हूँ। बात यह है, देखिए उन्होंने जो दो बातें कही, पहली बात यह है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जिनके साथ हमारे, और मेरे ख्याल में उनका इशारा चीन की तरफ था कि जो CPEC है, CPEC का फेज़ 2 है, इन चीज़ों पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और हम चीन से ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि हम किसी एक कैंप में जा रहे हैं या दूसरे दो बड़ी ताकतें जो हैं लेट्स से रशिया और अमेरिका के, हम इनसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। एक तरफ तो ये बैलेंसिंग एक्ट है और यही हमारी स्टेट पॉलिसी रही है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने भी अगले दिन टेलीविज़न पे बात यही की थी कि हम किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं है, हम हर एक के साथ बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन अमन की सूरत हो तो हम सबसे ताउन करेंगे। और अगर कोई मुल्क चाहे कि हम जंग में किसी एक के शरीक बन जाएं या फरीक बन जाएं या जंग में किसी एक की तरफदारी शुरू कर दें तो वो हम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में यही चीज़ आर्मी चीफ ने इसको एलेबोरेट किया फर्दर कि ये जो रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है, इसमें हम न तो रूस के साथ खड़े हैं न यूक्रेन के साथ। उन्होंने यही बात की है कि इसमें जल्दी सीज फायर हो जाए, क्योंकि लाइफ का ज़या हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं। दूसरी तरफ रशिया की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि रशिया ने अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ये इन्वेजन की, लेकिन इसका कोई डायलॉग के ज़रिए या नेगोशिएटेड हल ढूंढना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारा उस वक्त भी यही स्टांस था जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आके बैठा हुआ था और मुसलसल 10 साल पाकिस्तान एक बात करता रहा कि आप नेगोशिएटेड सेटलमेंट ढूंढें। इस तरह कौमों को न तबाह किया जा सकता है, न कौमों के अगेंस्ट फतह हासिल की जा सकती है। फ़ौज को आप शिकस्त दे लेंगे लेकिन पूरी कौम को आप शिकस्त नहीं दे सकते, और यही एक सिचुएशन है जो इस वक्त है। तो मेरे ख्याल में इसमें न तो कोई तजाद है पॉलिसीज़ में कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दो मुख्तलिफ लाइन्स टो कर रहे हैं, और इसमें एक ही बात है कि हम जंग में किसी एक की तरफदारी नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में इसमें मुझे तो कोई ऐसा कन्फ्यूजन नज़र नहीं आया या कोई ऐसी कंट्रडिक्शन या एक दूसरे को नेगेट करने वाली बात नज़र नहीं आई। सर मैं बताता हूँ, आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और इनको मज़ीद हम
बेहतर बनाना चाहते हैं, ये बात है, इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ सर। देखिए, इस बात में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अगर उन्होंने ये बात की है तो ये हम जो पिछले एक हफ्ते से अभी मौजू बनी हुई है, वो पोस्ट मिशन रिपोर्ट या केबल या डिस्पैच, इसको जो नाम भी आप दें, वो पेपर है जो हमारे एम्बेसडर ने फॉरेन मिशन को भेजा, फॉरेन ऑफिस को, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इसकी इत्तला दी कि आपके खिलाफ। तो वो समझते हैं कि इस तरह का मैसेज मेरी हुकूमत को उतारने के लिए, मेरी हुकूमत को रिमूव करने के लिए ये मुआवन साबित हो रहा है, और उसी से वो ये नतीजा निकाल रहे हैं कि उनके अपोजिशन के साथ राब्ते हैं। जबकि मैं और आप ये भी जानते हैं कि ये जो मूव चल रही है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, इसकी हंडिया तो चढ़ी हुई थी काफ़ी अरसे से। ये लेके इत्तफाक है कि दोनों का उन्होंने तस्लीम किया है, हाँ, कि ये उस वक्त आई है कि 7 तारीख को ये केबल मिला, 8 को ये मोशन जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, इसको असेंबली में टेबल कर दिया गया इस मोशन को। तो इस जो इत्तफाक है तारीखों का, इसको प्राइम मिनिस्टर एक साजिश समझते हैं, पॉलिटिशियन या अपोजिशन इसको एक प्रोसेस का हिस्सा समझती है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इसकी एविडेंस तलाश करके लाना कि फंड्स आए हैं और उनको मिले हैं, ये तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हमारा सियासी ढांचा इस कदर, बल्कि पूरी कौम इस कदर पोलराइज्ड है। आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि इसको कॉन्स्पिरेसी जो है, इसको प्रूव करना नामुमकिन होगा आपके ख्याल में, जिस तरह कहा जाए? देखिए, कॉन्स्पिरेसी को और अपोजिशन से राब्ते ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये जो कंटेंट है इस मिशन की रिपोर्ट का, इसको डिनाई करना ये किसी के बस में नहीं है। ये एक फॉर्मल चैनल से आई है, तो इसके अंदर जो कंटेंट है, मैंने देखे नहीं है, मैंने पढ़े नहीं है, मीडिया से ही सुना है। इसके अंदर जो कंटेंट है उसको अल्टर नहीं किया जा सकता, वो यूं का तू रहेगा और ये एक तारीख का हिस्सा रहेगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा था ना, अच्छा सर, कल माहौल इतना पोलराइज्ड हो चुका है कि अगर आप इमरान खान के हक में जो हैं वो दूसरों को गालियां दे रहे हैं, जो दूसरों के हक में हैं वो पीटीआई के सपोर्टर्स को गालियां दे रहे हैं, और जो एनालिस्ट किसी एक के हक में बात करे वो दूसरी तरफ वाले उसको गद्दार और बिकाऊ समझ लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इतनी पोलराइजेशन इस वक्त हो गई है कि बेहतर यही होगा कि ये नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ चले जाएं, ताकि इस मुल्क में अमन भी कायम हो और डेमोक्रेसी भी चलती रहे। ठीक है जनरल इजाज साहब, बहुत शुक्रिया। आमिर वसीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कल हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।